स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से नेशनल हेराल्ड करप्शन केस को लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में माहौल गरमाया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को इस करप्शन केस से रिलेटेड पूछताछ के लिए ईडी द्वारा समन किया गया है। इससे पहले भी जुलाई में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ईडी ने लगातार 3 दिन तक पूछताछ की थी। ईडी द्वारा बार बार कांग्रेस लीडर्स को इस तरह पूछताछ के लिए बुलाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना के साथ ईडी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के साथ साथ देश की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ईडी को लेकर यही सुर अलाप रही हैं। जहां इन पार्टीज का कहना है कि आज बीजेपी ने ईडी को एक वेंडेटा टूल बना दिया है। अगर हम पिछले कुछ सालों में ईडी द्वारा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स या उनके मेंबर्स को बुलाए जाने की लिस्ट को देखें तो कांग्रेस पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा शिवसेना के संजय राउत को ईडी ने पात्रा चौल मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में कुछ दिन पहले ही समन किया था। इसी तरह मार्च और फिर जून में ईडी ने टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के मिनिस्टर मोलोई घातक और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को भी अलग अलग केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। सिमिलरली सितंबर 2021 में आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता के साथ भी ईडी ने एक केस के चलते पूछताछ की थी। इन सभी एलिगेशंस के ऑपोजिट बीजेपी अपनी और ईडी की छवि को बेदाग बता रही है। लेकिन दोस्तों, इन एलिगेशंस और क्लेम्स के बीच एक गवर्नमेंट बॉडी होने के तौर पर ईडी के बारे में आज भी लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है। आखिर ईडी क्या है और ये काम कैसे करती है? ईडी और देश की दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में क्या फर्क है? दरअसल दोस्तों, ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लॉ एनफोर्समेंट बॉडी है जिसका मुख्य काम देश में हो रहे आर्थिक अपराधों से लड़ना और इन अपराधों के लिए बने कानूनों को लागू करना है। लेकिन 66 इयर्स ओल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल फ्रंट पर चल रही है। तानातानी के चलते आज सवालों के घेरों में खड़ी है। दोस्तों, आज का हमारा ये डिस्कशन देश के इसी प्रेस्टिजियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को और भी करीब से जानने का एक प्रयास है, जहां हम ईडी की टाइमलाइन, ईडी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ईडी के तमाम फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही हम ईडी की वर्किंग स्टाइल को लेकर किसी आम व्यक्ति के मन में पैदा होने वाले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आखिर में दोस्तों, हम ईडी की भूमिका को लेकर आज सियासी और सामाजिक गलियारों में चल रहे वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप के पूरे चक्र को भी आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी के GS2 के गवर्नेंस और GS3 के इकोनॉमी और सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 8 अगस्त को क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों, इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त, भाई बहन किसी ने भी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा है, तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट के अधीन हुई थी। तब ईडी का नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बजाय इन्फोर्समेंट यूनिट हुआ करता था। इन्फोर्समेंट यूनिट का मुख्य काम 1947 में लागू हुए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड वायलेशन केसेस को हैंडल करना था। इन्फोर्समेंट यूनिट का हेडक्वार्टर देश की राजधानी दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया और 2 रीजनल ब्रांचेस बॉम्बे और कलकत्ता में बनाई गई। इन्फोर्समेंट यूनिट के सबसे सीनियर ऑफिसर को डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट कहा जाता था, जो पूरे इन्फोर्समेंट यूनिट के
हेड होते थे। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को असिस्ट करने के लिए एक ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डेपुटेशन बेसिस पर अपॉइंट किया जाता था और 3 अन्य ऑफिसर्स स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट से अपॉइंट होते थे। ईयर 1957 में इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और साथ ही मद्रास में ऑर्गेनाइजेशन की एक और रीजनल ब्रांच स्टैब्लिश की गई। ईयर 1960 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक दूसरे विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को सौंप दिया गया। ईयर 1973 में 1947 में लागू हुए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को बहुत सी फंडामेंटल खामियों के चलते अमेंड कर दिया गया और साथ ही ईयर 1973 से 1977 के छोटे से अंतराल के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्ट की लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटीज और केसेस के कारण पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट पर पड़ने वाले एक्सेसिव वर्कलोड के चलते फिर से एक बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंप दी गई। इसके बाद 1977 से लेकर अब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन ही काम कर रहा है। दोस्तों, ईयर 1991 में लागू हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कुछ नए इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े हो गए। इसी के चलते ईयर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने का फैसला किया। यह एक्ट 1 जून 2000 से ऑपरेशन में आया और इस एक्ट से जुड़े सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया गया। अब देश के अंदर या देश के बाहर हुए किसी भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी रिलेटेड केस को इन्वेस्टिगेट करना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी थी। साल 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान देश में बढ़ रहे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पर गया। देश में लगातार मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के चलते सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाने का फैसला किया। यह एक्ट 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ और इस एक्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सभी केसेस को हैंडल करने का काम भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ही दे दिया गया। दोस्तों, अगर आम भाषा में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देश में चल रही अनेक क्रिमिनल एक्टिविटीज के जरिए लाखों करोड़ों रुपए जनरेट होते हैं। इन क्रिमिनल एक्टिविटीज से जनरेट हुई इस इलीगल मनी को सिस्टम में मौजूद लूपहोल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट्स लीगल बना देते हैं। आज हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म फंडिंग की ही तरह मनी लॉन्ड्रिंग को भी एक क्रिमिनल प्रैक्टिस माना जाता है। साल 2016 में विजय माल्या और साल 2018 में नीरव मोदी जैसे ऑफेंडर इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए देश से भागकर फॉरेन कंट्रीज में शेल्टर लेने लगे। इस तरह के केसेस को देखते हुए भारतीय सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 को पास करने का फैसला किया। ये एक्ट 21 अप्रैल 2018 से लागू हुआ और देश के सभी इकोनॉमिक ऑफेंडर रिलेटेड केसेस को हैंडल करने का टास्क भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ही सौंप दिया गया। आज ईयर 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देश में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और इकोनॉमिक ऑफेंडर रिलेटेड सभी केसेस को हैंडल करती है। तो चलिए दोस्तों, अब ईडी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर भी हम एक नजर डालते हैं। दोस्तों, इन्फोर्समेंट यूनिट को एक लीगल सर्विस ऑफिसर डायरेक्टर के रूप में हेड किया करते थे, जिन्हें असेस करने के लिए 4 और ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। लेकिन समय के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस को देखते हुए सरकार ने इसे स्ट्रक्चराइज्ड और एक्सपैंड करने का काम किया। वर्तमान में ईडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में और 5 रीजनल ऑफिसेस मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में मौजूद है। रीजनल ऑफिसेस के अलावा ईडी के बहुत से जोनल और सब जोनल ऑफिसेस की ब्रांचेस देश के अलग अलग कोनों में फैली हुई हैं। आज ईडी के जोनल ऑफिसेस पुणे, बैंगलोर और जयपुर समेत देश के 16 शहरों में मौजूद हैं। ईडी के जोनल ऑफिसेस को जॉइंट डायरेक्टर द्वारा हेड किया जाता है। वहीं इलाहाबाद, सूरत और इंदौर समेत देश के 14 दूसरे शहरों में ईडी के सब जोनल ऑफिसेस हैं, जिनके हेड डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। ईडी के करंट डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा हैं, जो पूर्व में दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर भी रह चुके हैं। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर का कार्यभार राहुल नवीन के हाथों में सौंपा गया है। डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर के अलावा वर्तमान समय में ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ वर्किंग के लिए 3 एडिशनल डायरेक्टर्स और 3 ज्वाइंट डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया गया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पोजिशन रूल के हिसाब से रीजनल,
जोनल और सब जोनल लेवल पर मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे सभी ऑफिसर्स की कुल संख्या 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ऑफिसर्स डेप्यूटेशन और डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मेथड से सिलेक्ट किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स के 70% पोस्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डेप्यूटेशन बेसिस पर फिल किए जाते हैं। वहीं रिमेनिंग 30% ऑफिसर्स डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और ईडी के अपने कैडर के जरिए सिलेक्ट किए जाते हैं। डेप्यूटेशन बेसिस पर रिक्रूट हुए ऑफिसर्स कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स और पुलिस जैसे दूसरे डिपार्टमेंट से अपॉइंट होते हैं। तो वहीं कुछ और ऑफिसर्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन रेवेन्यू सर्विस से भी डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं। आज वर्कफोर्स के मामले में भले ही ईडी देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना हो, लेकिन पिछले कुछ समय में इस ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर में खूब सुर्खियां बटोरी हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य काम इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करना है। आज भारत सरकार की यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंडर्स और फॉरेन एक्सचेंजेस लॉज रिलेटेड वायलेशन केसेस को हैंडल करने का काम कर रही है। अगर हम ईडी के स्टैच्यूटरी फंक्शंस की बात करें तो ईडी मेनली इंडिया में बने 5 एक्ट्स को इन्फोर्स करने का काम करती है। पहला एक्ट है 1973 में लागू हुआ फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ईडी का काम फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसे पेमेंट और ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट करना है जो देश में करेंसी के नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्लो को अफेक्ट करने का काम कर रही है। इन ट्रांजैक्शंस की वजह से देश की इकोनॉमिक हेल्थ और डेवलपमेंट रेट हिंडर होता है। ये क्रिमिनल लॉ है। इसके वायलेशन पर हैवी पेनल्टी इंपोज की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर किसी ऑफेंडर को इम्प्रिजन्ड भी किया जा सकता है। एक्ट नंबर 2 1974 में बना कॉफेपोसा यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत ईडी देश में हो रही इंडियन और फॉरेन करेंसीज के स्मगलिंग रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। यह एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड केसेस को स्पॉन्सर करने का काम करता है। एक्ट नंबर 3 1999 में बना फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों, फेमा एक्ट 1973 में बने फेरा एक्ट का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। लेकिन जहां फेरा एक क्रिमिनल लॉ है, वहीं फेमा एक सिविल लॉ है। इस एक्ट का मुख्य काम इंडिया में हो रहे करेंसी एक्सचेंज और पेमेंट की प्रैक्टिसेस को प्रमोट और मेंटेन करना है। इस एक्ट के वायलेशन पर केस में इन्वॉल्व टोटल सम की 3 टाइम्स तक पेनल्टी के रूप में इंपोज की जा सकती है। एक्ट नंबर 4 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को 1999 में बने फेमा एक्ट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए लागू किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत ईडी फेमा रिलेटेड कल्प्रिट्स के एसेट्स को अटैच करने का काम करती है। इसका मतलब अगर किसी कल्प्रिट ने फेमा गाइडलाइंस को ब्रेक किया है तो उस पर्सन के सभी फ्यूचर ट्रांसफर्स और प्रॉपर्टी के मूवमेंट, डिस्पोजिशन और कन्वर्जन को ईडी द्वारा प्रोहिबिट किया जा सकता है। इंडिया के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करने के केस में ईडी सीआरपीसी के सेक्शन 105 का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति या संस्थान को इंफॉर्मेशन सीक करने का लेटर भेज सकती है। इसके अलावा पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड किसी केस में स्पेशल कोर्ट का भी गठन किया जा सकता है। इन कोर्ट्स को पीएमएलए कोर्ट भी कहा जाता है, जिनका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को टाइमली ट्रायल करवाना होता है। एक्ट नंबर 5 2018 में बने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। दोस्तों, ईडी के सभी स्टैच्यूटरी फंक्शंस में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट रिलेटेड फंक्शंस सबसे नए हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ईडी किसी ऑफेंडर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है जिनका इकोनॉमिक ऑफेंस 100 करोड़ से ज्यादा का हो। पिछले 4 साल में इस एक्ट के अंतर्गत 14 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया है, जिनमें से 9 केसेस में ईडी को सक्सेस मिली है। इन 9 केसेस में कुल मिलाकर ईडी ने 433 करोड़ के एसेट्स को अटैच यानी सीज किया था। डोमेस्टिक एक्ट्स और डोमेस्टिक लॉस को इन्फोर्स और इन्वेस्टिगेट करने के अलावा ईडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज के साथ भी क्लोजली ऑपरेट करती है। आज ईडी 1989 में बनी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नेटवर्क कैरिन जैसे इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रही है। इन सभी फंक्शंस के अलावा ईडी द्वारा एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाता है। इस नोटिस में ईडी इकोनॉमिक ऑफेंसेस में एक्यूज्ड वांटेड इंडिविजुअल्स की एक लिस्ट जारी करती है। फिलहाल इस लिस्ट में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, संजय भंडारी
आदित्य नानावती समेत 19 लोगों का नाम शामिल है। दोस्तों, ईडी के इन सभी फंक्शंस को देखते हुए हम बिना किसी संकोच के ये कह सकते हैं कि देश के आर्थिक स्वास्थ्य की इमारत को अटल रखने के लिए 1956 में बनाई गई ये संस्था आज नींव का काम कर रही है। दोस्तों, देश की एक प्रेस्टीजियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होने और अपने डायनेमिक फंक्शनैलिटी के बावजूद आज ईडी की भूमिका को लेकर सामाजिक और सियासी गलियारों में वाद विवाद का सिलसिला जारी है। आज जहां एक तरफ एक्सपर्ट्स का एक ऐसा वर्ग है जो पिछले कुछ सालों में ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो आज भी ईडी को रूल बुक से चलने वाली एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ईडी पर उंगली उठा रहे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देश में काम कर रही कोई भी सरकारी एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स, रूल बुक, राइट गवर्नेंस और एथिकल वैल्यूज के एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है। जहां एक समय ईडी 2G स्कैम में इन्वॉल्व किसी पॉलिटिशियन या किसी बिजनेसमैन के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के काम किया करती थी, वहीं आज ईडी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ देश में मौजूद ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स पर केंद्रित है। आज टीएमसी, कांग्रेस और आप समेत देश की विभिन्न ऑपोजिशन पार्टीज केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी के ऊपर ईडी को एक पॉलिटिकल रिवेंज टूल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही हैं। इन पार्टीज के अकॉर्डिंग आज बीजेपी ईडी इन्वेस्टिगेशन के जरिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और मेंबर्स को बदनाम कर पॉलिटिकल गेन कमाने की कोशिश कर रही है। इन पार्टीज के अकॉर्डिंग बीजेपी के पावर में आने के बाद ईडी की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव आया है। आज ईडी हाइपर एक्टिव मोड में काम कर रही है, जहां ईडी के माध्यम से ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स की इमेज को खराब करने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, ताकि आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को इससे फायदा मिल सके। यहां तक कि ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स तो अब मीडिया के सामने ईडी को इलेक्शन डिस्ट्रॉयर और ईडी की कार्यप्रणाली को ईडी शाही तक कहने लगी है। ऑपोजिशन पार्टीज के इन सभी दावों के विरोध में केंद्र में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ईडी देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है जो कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रही है। ऑपरेशन लीडर्स को बदनाम करने जैसे एलिगेशंस पर बीजेपी के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं है तो उसे इन्वेस्टिगेशन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के हिसाब से पहले की ही तरह आज भी ईडी अपना काम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, रूल बुक और प्रोसीजर मैनुअल्स को ध्यान में रखते हुए ही कर रही है। जहां तक सवाल पिछले कुछ वर्षों में ईडी की कार्यप्रणाली में आई हाइपर एक्टिवनेस का है, भारतीय जनता पार्टी इसे सरकार की एक उपलब्धि की तरह देख रही है। सरकार के हिसाब से देश में मनी लॉन्ड्रिंग और करेंसी एक्सचेंज रिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने और करप्ट लोगों को कन्विक्ट करने के लिए सरकार ईडी को गवर्नमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ताकि ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा सके। बीजेपी के मुताबिक 2014 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद ईडी ने 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2022 के बीच 27 टाइम्स बेटर रिजल्ट दिए हैं। बीजेपी के अकॉर्डिंग जहां 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 112 रेड्स कंडक्ट की थी, वहीं 2014 से 2022 के बीच इन रेड्स की संख्या 3010 रही है। बीजेपी के अकॉर्डिंग जहां पहले कार्यकाल में 112 रेड्स में ईडी ने 5,346 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, वहीं 2014 से 2022 के बीच हुई रेड्स में ईडी का टोटल प्रॉपर्टी अटैचमेंट अमाउंट एक्सपोनेंशियली बढ़कर 99,356 करोड़ रहा। इन सब के अलावा इंडियन गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि हिंदुस्तान में अक्सर लोग कहा करते हैं कि देश का कोई नेता चाहे कितना भी करप्शन कर ले, उसे कभी सजा नहीं मिल सकती। ईडी को फ्री हैंड देकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सोच को बदलने तक का दावा भी कर रही है। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में वाद विवाद का ये दौर तो तब तक जारी रहेगा जब तक हिंदुस्तान में सरकारें आती जाती रहेंगी। नेशनल हेराल्ड करप्शन जैसे केसेस को देखते हुए ये मालूम पड़ता है कि अभी ईडी, सरकार और ऑपोजिशन की इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं। आने वाले वक्त में ईडी से जुड़े इस तरह के तमाम नए कंट्रोवर्शियल केसेस पर आप भी अपनी नजर जमाए रखिएगा, क्योंकि शायद ये केसेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस पर ईडी की कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। इसी के साथ दोस्तों आज के इस डिस्कशन को विराम देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके हिसाब से जो फिलहाल के टाइम में ईडी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है उसमें कौन सही है और कौन गलत है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
इसके अलावा जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बात करी कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना ही करना है। एंड द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट, इज ईडी हैज़ बिकम अ रिवेंज वेपन ऑफ रूलिंग पार्टी अगेंस्ट ऑपोजिशन इन इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैप्पी रक्षाबंधन आरती दी, एंड राखी के लिए थैंक्स। इस बार देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये चॉकलेट्स लेके आया हूँ आपके लिए। वाह जी वाह मोनू, चॉकलेट से काम नहीं चलेगा। जब तू आईएएस बन जाएगा ना, तेरी गाड़ी में बैठकर शहर का पूरा चक्कर लगाना है मुझे। और ये गिफ्ट विफ्ट छोड़, अपना व्हाट्सएप चेक कर। ये क्या है दीदी? ये तेरी यूपीएससी की कोचिंग के नए बैचेस की डिटेल्स हैं। एडमिशन की लास्ट डेट 8 अगस्त थी, तो मैंने ले लिया तेरे लिए। पर दीदी ये तो बहुत महंगा होगा ना, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। मैं पढ़ लेता खुद से, आप क्यों इतना परेशान हुई? मोनू कुछ महंगा नहीं है, सारा का सारा कंटेंट लाइव मिलेगा तुझे। 1-to-1 मेंटोरशिप है, प्री प्लस मेंस के लिए खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और मैंने AG लाइव कूपन कोड भी यूज किया था ना, तो ये सब कुछ मुझे केवल 18,999 में मिल गया। अरे फिर तो बहुत अच्छा है यदि, थैंक्स अ लॉट। मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगा, और आपको ज़रूर घुमाऊंगा अपनी DM वाली कार में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।